देखिए ये फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ तो हो गया। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट falls perpendicular to the surface of mirror, है ना? क्या मैं बोला? If a ray of light falls perpendicular to the surface of mirror, then it returns back along the same path after reflection. अब देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, इस पर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है ना? इस पे ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। इस पर ये रे ऑफ लाइट जो है परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है ना? ये इंसिडेंट रे है। क्या है ये? इंसिडेंट रे, ठीक है। परपेंडिकुलर यदि फॉल हो रहा है तो ये रे ऑफ लाइट फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। क्या मैं बोला? इफ ए रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, देन इट रिटर्न बैक, इसी पे रिटर्न हो जाएगी, है ना? देन इट रिटर्न बैक along द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। समझे क्या मैं बोला? इफ ए रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, देन इट रिटर्न बैक along द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। यही कहता है ये पॉइंट, है ना? ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। और इस कंडीशन में बताइए एंगल आई क्या होगा? जल्दी बताइए, एंगल आई बराबर क्या होगा? क्या होता है एंगल आई? एंगल आई होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो बताइए नॉर्मल इस पे कहाँ होगा? इसी पे होगा ना? इंसिडेंट रे भी इसी पे होगा ना? तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? यहाँ पे दोनों के बीच का गैपिंग कितना है? 0 है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अरे एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल भी इसी पे है, इंसिडेंट रे भी इसी के ऊपर है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच का गैपिंग 0 है और दोनों के बीच का एंगल भी 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कोई पूछेगा बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो भाई आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जानते हो ना, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है भाई, ये 0 डिग्री है तभी तो रिफ्लेक्टेड रे, ये 0 डिग्री बनाने के लिए ही तो रिफ्लेक्टेड रे फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे भी इसी लाइन पे है और नॉर्मल भी इसी लाइन पे है, तो दोनों के बीच का गैपिंग 0 डिग्री। अरे तो दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा ना। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो गया। तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आ गई, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब जो है हम आपको एक सवाल कराएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। तो चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से कर लिए? ठीक, तो एक सवाल नोट करिएगा। यदि यहाँ पे एक मिरर दे दिया है और यहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है बाय मेकिंग द एंगल ऑफ हाउ मच 50 डिग्री with the surface, then find reflected angle, है ना? बताइए रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ पे कितना होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? if a ray of light falls on the surface of the mirror,
by making 50 degree angle, 50 degree, by making 50 degree angle with the surface, then find angle of incident and angle of reflection. समझ गए क्या? क्या मैं बोला? If a ray of light falls on the surface of the mirror by making 50 degree angle with the surface, then find angle of incidence and angle of reflection. तो भाई आप क्या जानते हो? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दूँ. चलो ये नॉर्मल डाला, ये पॉइंट O है, ये A है और ये B है. अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होगा ना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. लेकिन मुझे ये एंगल मालूम है, ये वाला सरफेस के साथ ये एंगल बना रहा है. अच्छा तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है, सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा. अब ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50, यानी कि ये आ गया 40 डिग्री. ठीक है, अब एंगल आई जो है मुझे आ गया 40 डिग्री. अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ से ये सवाल हो गया, यही था. ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिएगा. हो गया? ओके. अच्छा एक सवाल मैं होमवर्क के लिए दे दूँ क्या? चलिए दे रहा हूँ मैं एक सवाल होमवर्क के लिए. यहाँ पे एक प्लेन मिरर है. अब यहाँ पे जो है कोई रे जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, जो सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, है ना? कितना? 30 डिग्री. ये 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं. तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा, है ना? ये एंगल कितना होगा? ये अगर x है, ये अगर नॉर्मल है, और ये एंगल r है, ये एंगल I है, then find एंगल x, एंगल I एंड एंगल R. ये तीनों चीज आप फाइंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए. चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक टर्म आता है इमेज डिफाइन करेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ इमेज होता है जिसमें से रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज होता है. इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे. समझ गए? तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए. हेडिंग डालिएगा सबसे पहले इमेज. ठीक है, इमेज क्या होता है? व्हाट इज इमेज? देखिए इमेज जो है किसी भी दो रिफ्लेक्टेड रेड, इमेज कैसे बनती है? दो रिफ्लेक्टेड रेड जब आपस में मीट करती है तब जाके इमेज बनती है ना? इंसिडेंट रे को मीट करने से इमेज नहीं बनती है, हमेशा याद रखिएगा. जब दो इंसिडेंट रे आपस में मीट करेगी तो इमेज नहीं बनेगी. इमेज कब बनेगी? जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करती है. ठीक है, क्या मैं इमेज को डिफाइन कर सकता हूं क्या? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज, है ना? तो सीधा सा याद रखिएगा इमेज का डेफिनेशन, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज. दो रिफ्लेक्टेड रेज जब आपस में मीट करेगी तब इमेज बनेगी. ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे मीट करेगी तब बनेगी. इंसिडेंट रे को मीट करने से इमेज नहीं बनती है. तो आइए हम इसको नोट करते हैं, है ना? इमेज लिखेगा द इंटरसेक्शन point of two reflected rays is called image, है ना? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज. अब इमेज के दो टाइप्स होते हैं ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज. लिखेगा देयर आर
टू टाइप्स ऑफ इमेज, है ना। पहला होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, है ना। ये दोनों इमेज के टाइप होते हैं। हम यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि क्या होता है रियल इमेज और क्या होता है वर्चुअल इमेज। देखिए, रियल इमेज जो है, जब दो रियल रेज आपस में मीट करती है तब जाके रियल इमेज बनती है। कैसे बनती है रियल इमेज? रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू रियल रेज मीट एट ए पॉइंट, है ना। व्हेन टू रियल रेज मीट एट ए पॉइंट लिखना है पहला पॉइंट। इट इज फॉर्म्ड when two real rays meet at a point, है ना। जब दो रियल रेज आपस में मीट करती है तब जाके रियल इमेज बनती है। लेकिन वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? when two virtual rays meet at a point, जब दो वर्चुअल रेज आपस में मीट करती है तो वर्चुअल इमेज बनती है। इसको भी नोट करना है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू वर्चुअल रेज मीट एट ए पॉइंट, ठीक है। जब दो वर्चुअल रेज आपस में मीट करेगी तब जाके वर्चुअल इमेज बनेगी। नंबर 2 में रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो। क्या लिखना है? रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, लिखेगा ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, है ना। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसको नोट करना है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, लिखिए ऑन द स्क्रीन। दिख तो रहा है ना? चलिए ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि रियल इमेज जो है उसको हमेशा मिरर के सामने ही पाया जाता है। रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब रियल इमेज हमेशा मिरर के आगे बनती है, मिरर के आगे बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। इसको भी नोट करना है। इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। ये जो है मिरर के हमेशा सामने बनती है। ऑलवेज, आप ऑलवेज लिख दो ना, ऑलवेज, समझ गए। लेकिन यहां पे वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, है ना। इसको नोट करना है। वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इसको नोट करिएगा। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, है ना। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, समझ गए। चलिए लास्ट पॉइंट है कि रियल इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो ये भी नोट करिए। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा इन्वर्टेड बनती है। लेकिन वर्चुअल इमेज जो है ये कभी इन्वर्टेड नहीं बनती है, ये हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी इमेज बनती है। कौन सी? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी इमेज होती है, इरेक्ट होती है। तो लिखेगा इट इज ऑलवेज
इरेक्ट, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, है ना। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। तो चलिए आज मैं आपको इतना ही बता रहा था, है ना। इमेज बताया, इमेज में मैं आपको बताया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। और फिर यहाँ पे आपको मैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जो कि इमेज के दो टाइप होते हैं, दोनों में डिफरेंस बताया। मैं बोला रियल इमेज जो है दो रियल रेज को मीट करने से बनती है, वर्चुअल इमेज दो वर्चुअल रेज को मीट करने से बनती है। फिर मैं बोला रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। फिर तीसरा पॉइंट मैं बोला इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल इमेज को हमेशा मिरर के आगे ही ऑब्टेन किया जाता है, बट वर्चुअल इमेज को हमेशा मिरर से पीछे, मिरर के पीछे ऑब्टेन किया जाता है। इट ऑलवेज ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर। और फिर चौथा नंबर है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड होती है, लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आते हैं दूसरा टॉपिक लेके, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनाने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसमें हम आपको पहले पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ लेंथ हो, जैसे ये है इतना बड़ा है तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये बताएंगे। उसके बाद में आपको क्लॉक प्रॉब्लम भी बताएंगे, उसमें हम 2 सवाल कराएंगे आपको क्लॉक प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और उसमें भी डालिए फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। जब हम पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लेंगे तब इमेज किस तरह की या कैसे बनाएंगे, है ना, पॉइंट साइज के लिए। तो यहाँ पे जो है एक मिरर लिया। ठीक है, अब जिस ऑब्जेक्ट का मुझे इमेज बनानी है उसको मैं यहाँ पे रखा, मिरर के सामने रखा। ठीक है, अब आप जानते हो किसी भी इमेज को बनाने के लिए कितने रेज चाहिए? 2। जब 2 रेज आपस में मीट करती है तभी इमेज बनती है। यदि रेज आपस में मीट नहीं करेगी तो इमेज बनेगी नहीं। अब मीट तो तभी करेगी जब 2 रेज होगी, तो मुझे एटलीस्ट 2 रेज चाहिए। तो चलिए ठीक है, एक रेज तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ जो कि मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। अब यहाँ से आप जानते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर देन इट रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ। ये फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आदमी होगा, है ना, मान लिया ये आदमी है यहाँ पे कोई, यहाँ पे जो आदमी होगा उसको लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, इधर से लौट के आ रही है ना। इसको ऐसा थोड़ी ना लगेगा कि यहाँ से आ रही है, इसको लगेगा कि इधर से आ रही है। इसका मतलब इसको लगेगा इस पीछे से, मतलब इस रे को हम पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं, है ना। लगेगा यहाँ से लगेगा कि ये रे पीछे से आ रही है। ठीक है, अरे यार सीधी लाइन हो ना, चलो यहाँ से लगेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से एक रे तो हो गई। दूसरी रे मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ पे आदमी खड़ा है उनको लगेगा, मतलब यहाँ से रे आएगी, वो तो रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी ही ना। लेकिन इस आई को, जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, उनको लगेगा कि ये रे इधर से आ रही है। अरे इनको ये थोड़ी ना लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, इनको लगेगा कि ये रे इधर से आ रही है। अच्छा, तो मैं इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस कर सकता हूँ ना जी। तो देखिए ये यहाँ पे आके मीट कर रही है ये दोनों रे, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन के तैयार है। तो कहिएगा सर आगे नहीं बने, आगे कैसे इमेज बनेगी? इस साइड तो बन ही नहीं सकती ना। ये रे इधर जा रही है और ये रे लौट के इधर आएगी, तो ये आगे कहीं मीट करेगी क्या? कहीं नहीं करेगी। तो मीट तब करेगी जब इसको पीछे की ओर हम प्रोड्यूस करेंगे। वर्चुअली रूप से यहाँ पे मीट कर रही है ओ पॉइंट पे, तो ये इमेज वर्चुअल बनेगी। समझ गए क्या मैं बोला? एक रे लिया, परपेंडिकुलर फॉल कराया, वो उसी पाथ पे रिटर्न हो गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जब कोई रे किसी सरफेस पे फॉल होती है तो फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा, यहाँ पे कोई जो खड़ा होगा, जो देख रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को, उनको लगेगा कि ये रे जो है पीछे से आ रही है, इसलिए मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाया। एक रे और लिया
जिसको इधर रिफ्लेक्ट कराया। अब यहाँ पे जो खड़ा है उनको लगेगा कि रे इधर से आ रही है ना, इधर से आ रही है, इधर से थोड़ी ना आ रही है, इधर से आ रही है, उनको ये लगेगा। तो मैं इसको पीछे जब बढ़ाया तो ये यहाँ पे मीट कर गए। अच्छा, तो फिर इसका इमेज यहाँ पे बन के तैयार है। मैं बोला था जब कोई दो रे वर्चुअली या रियली मीट करती है तो इमेज बन के तैयार हो जाती है। तो इमेज यहाँ पे बन गए। अब इसका जो है हमें नेचर एंड पोजीशन लिखना है। नेचर एंड पोजीशन। अब मुझे ये बताइए, ये रे यहाँ पे वर्चुअली मीट हो रही है ना, अपीयर टू मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, अपीयर टू मीट है, मतलब वर्चुअली मीट हो रही है। इसलिए ये इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज। अब देखिए जब भी वर्चुअल इमेज बने ना वो हमेशा इरेक्ट ही होती है। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है तो हमेशा इरेक्ट, मतलब प्लेन मिरर के द्वारा हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और वो हमेशा इरेक्ट होती है, यानी कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो ये इरेक्ट इमेज बन गए, ठीक है। नंबर 3 में प्लेन मिरर के द्वारा हमेशा याद रखिएगा कि सेम साइज की इमेज बनती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इमेज उतनी ही बड़ी बनती है। सेम साइज की बनती है, जितना बड़ा जो साइज ऑब्जेक्ट की है वही साइज इमेज की होती है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा सेम साइज, इमेज जो बन रही है वो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 में आप क्या लिख सकते हो? इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस। देखिए ये अगर डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये अगर डी डैश डिस्टेंस है ना, डी डैश, तो डी बराबर डी डैश होने वाला है ना। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ये हमेशा के लिए सत्य है, इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना आगे ऑब्जेक्ट है मिरर से, इमेज उतना ही पीछे बनने वाली है, समझ गए। तो सेम साइज तो हो ही गया। एट द सेम डिस्टेंस लिखिएगा यहाँ से d बराबर d डैश। अरे आपको लिखना है, लिखो ऐसे, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लिखो, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मैं यहाँ पे d बराबर d डैश लिख दिया, और बिहाइंड द मिरर तो बन ही रहा है ना। बिहाइंड द मिरर इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है। नंबर 6 में अगर मैं बताऊं तो ये इमेज जो बनती है ना, लेटरल इन्वर्टेड बनती है। ये लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है? लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है? लेटरल इन्वर्टेड का मीनिंग होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखना और राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखना। मतलब लेटरल इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट साइड एंड राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट साइड। जैसे मिरर में हम खड़ा होंगे ना, तो मेरा लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड दिखेगा और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड दिखेगा, है ना। देख के आप देखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ से लिखिएगा लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मीनिंग क्या मैं बोला? लेफ्ट साइड अपीयर right side and right side appear left side। क्या मैं बोला? लेफ्ट साइड अपीयर राइट साइड एंड राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट साइड। तो ये यहाँ से इमेज का जो था पॉइंट साइज का, ये मैं आपको दिखा दिया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब जो है हम आपको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर उसका इमेज बना के दिखाएंगे। अच्छा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताऊं क्या? देखिए अब यहाँ पे देखिए, मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मुझे इमेज बना के दिखाइए। क्या यहाँ पे इमेज बनने वाली है? क्या इमेज बनेगी? इस पॉइंट का इमेज बनने वाली है? हाँ, बिल्कुल बनेगी। तो कैसे बनेगी मैं बता रहा हूँ।
देखिए इमेज बनाने के लिए इसके सामने सामने इमेज हमेशा जो बनती है मिरर से आगे जितना ऑब्जेक्ट है दूरी पे है ऑब्जेक्ट मिरर से उतना ही पीछे ही बनती है ना। ऑब्जेक्ट जितना आगे है मिरर से इमेज उतना ही पीछे बनेगी, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करोगे आप? इसको पीछे की ओर इसको नीचे की ओर ड्रॉ करिए। उसके बाद यहाँ से जो है वर्चुअली रूप से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे एक ओ पॉइंट ले लीजिए, मतलब इसका इमेज यहाँ पे बनेगी। इमेज तो मैं बना दिया चीटिंग करके, अभी तो मैं रे ड्रॉ करूँगा तब ना इमेज बनेगी, क्योंकि मुझे पहले से पता है इसलिए मैं ये डिस्टेंस बराबर करके यहाँ पे ले लिया। अब देखो रे कैसे ड्रॉ करोगे आप? मुझे 2 रे चाहिए, तो एक रे तो मैं ये लिया, ठीक है, एक रे ये लिया, ठीक। अब देखो इसको जो है ये किधर जाएगा? इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो खड़ा है उसको क्या लगेगा कि ये रे जो है पीछे यहाँ से आ रही है, ठीक है, रे यहाँ से आ रही है। चलो ये तो एक रे है, एक रे और चाहिए, एक रे मैं यहाँ पे लिया, ठीक है। अब ये रे किधर जाएगी? पहले मैं इसको यहाँ पे मीट कढ़ा देता हूँ, तो ये रे इधर जाएगी, है ना, इधर ऐसे करके। अब देखो ये यहाँ पे मीट कर गए, यहाँ पे आगे मीट नहीं करने वाली है, क्योंकि ये ऐसे करके जा रही है ना, ऐसे करके जा रही है, तो आगे तो मीट करेगी ही नहीं, तो ये यहाँ पे मीट कर गए, तो इमेज भी बन गए। क्या मैं बोला? इस तरह का जब भी हो क्वेश्चन तो मिरर को उस तक वहाँ तक एक्सटेंड करिए जब तक कि ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ ना हो जाए। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ तक किया और यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जो कि मिरर के परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस मैं ले लिया। उसके बाद अब मुझे 2 रे चाहिए, एक रे लिया, इधर गया, इमेजिनरी रूप से पीछे बढ़ाया, यहाँ पे आई, फिर से एक रे लिया, ये इधर गए, इमेजिनरी रूप से पीछे बढ़ाया, तो ये यहाँ पे आके मीट कर गई और इमेज बन के यहाँ पे तैयार है। तो इमेज कैसी बन रही है? चूंकि यहाँ पे वर्चुअली मीट हो रही है 2 रेज, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। नंबर 2 में वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो यहाँ पे इरेक्ट बन जाएगी। नंबर 3 में क्या हो जाएगा? सेम साइज की इमेज बनती है ना, सेम साइज। नंबर 4 में क्या करिएगा? सेम डिस्टेंस, ये d है, अगर ये d डैश है तो हमेशा d बराबर d डैश। इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ना बिहाइंड द मिरर, किधर बनेगी? बिहाइंड द मिरर। और 6 नंबर में क्या हो जाएगा? लेटरल इन्वर्टेड। तो यहाँ से लेटरल इन्वर्टेड इमेज बन गया। तो चलिए इसे नोट करिए, मैं इसे मिटा दूँ, ठीक है। अब देखिए आपको मैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाऊंगा। कैसे? फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक मिरर लेंगे, ये मिरर लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है ना, मैं बोला था ना जिस ऑब्जेक्ट के पास कुछ लेंथ हो उसे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसी तरह रे ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट में ये लिया, एक पॉइंट ये बी लिया। पहले मैं ए से एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर रे जो सरफेस पे फॉल होगी वो उसी पाथ पे फिर से रिटर्न हो जाएगी, लेकिन आदमी जो खड़ा है उनको लगेगा रे पीछे से आ रही है, इसको मैं क्या करूँगा? आगे की इधर पीछे की ओर बढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ए डैश यहाँ पे बन जाएगी। इसको बनाने के लिए मुझे एक रे और चाहिए, तो मैं एक रे यहाँ पे ले लिया ये, ठीक है, और इसको इमेजिनरी रूप से पीछे की ओर बढ़ाया, यहाँ पे मीट कर रही है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए। समझ गए क्या? यहाँ से ये चीज़ें ए का ए डैश बन गया है। अब क्या करेंगे हम? एक रे यहाँ से ले जाएंगे परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर रे है तो ये तो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, है ना। परपेंडिकुलर, अरे यार परपेंडिकुलर रे जो होती है ना वो हमेशा उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। तो ए पॉइंट का तो पहले बना लिया, फिर बी पॉइंट का यहाँ पे बना लेंगे और उसको फिर मिला देंगे, हो गया मेरा काम।
इसको आप पीछे की ओर बढ़ाइए ना। अरे यहाँ पे जो खड़ा है उसको लगेगा पीछे से रे आ रही है, तो मैं यहाँ पे ले आया इसको। चूँकि 2 रे चाहिए तो मुझे 1 रे और ड्रॉ करनी होगी, तो ये ड्रॉ किया। और इसको जो है इमेजिनरी रूप से, चूँकि मुझे पता है इमेज यहीं पे बनने वाली है, तो मैं यहाँ पे, पता नहीं है ओरिजिनल में, अभी पता है, ठीक है, वो तो रे मिलेगी तभी ना बनेगी इमेज। क्योंकि अपन चीटिंग करते हैं, इसको कहा जाए तो, है ना, चीटिंग, इसको चीटिंग कहा जाता है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ से ये इमेज बन के तैयार है, ये बी डैश, ठीक है। चूँकि मुझे पहले से पता है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी, तो इसलिए ये डिस्टेंस ले लिया, ये डिस्टेंस ये ले लिया, और बोल दिया कि ये ए डैश है, ये बी डैश है, उसके बाद में रे ड्रॉ कर दिया, है ना, रे ड्रॉ कर दिया। एक रे इधर से लाया परपेंडिकुलर, जो कि फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो गई, इमेजिनरी रूप से बढ़ाया, यहाँ तक आई। फिर एक दूसरी रे यहाँ तक रिफ्लेक्ट हुई, उसको पीछे बढ़ाया, यहाँ पे मीट कर गई, ए का ए डैश। उसके बाद फिर बी पॉइंट के लिए मैं क्या किया, रे लाया परपेंडिकुलर, उसी पाथ पे रिटर्न हो गई। लेकिन यहाँ पे जो खड़ा है उसको लगेगा रे पीछे से आ रही है, तो ये रे को मैं पीछे तक, यहाँ तक बढ़ाया। चूँकि 2 रे चाहिए तो 1 रे और लिया, वो रिफ्लेक्ट हो गई, उसको पीछे की ओर बढ़ाया। क्योंकि आदमी जो यहाँ पे खड़ा है उसको लगेगा रे इधर से आ रही है, तो फिर यहाँ पे ये मीट कर गए। अब इसको ज्वाइन कर दिया, ए डैश बी डैश इमेज बन के तैयार है। अगर ये एच ओ है, ये एच आई है, तो यहाँ पे इमेज जो बनेगी, है ना, इमेज जो बनने वाली है, चूँकि रे वर्चुअली मीट हो रही है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज नंबर 2 में, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो ये भी इरेक्ट होगी। नंबर 3 में, साइज ऑफ इमेज जो है हमेशा इक्वल, यानी एच ओ बराबर एच आई। नंबर 3 में, यदि ये डी है और ये डी डैश है, तो हमेशा डी बराबर डी डैश होने वाली है। और बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और लास्ट में लेटरल इन्वर्टेड। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको आ ही जाना चाहिए। तो चलिए इसको नोट करिए, मिटा दो इसे, ठीक है। चलिए देखिए, एक चीज़, एक सवाल और मैं दे रहा हूँ, थोड़ा इसको बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह करके है, ये ए है, ये बी है, बताइए इसकी इमेज कैसे बनेगी, बनाइए, है ना, इमेज बनाइए। तो देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सब कुछ वही काम करना है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन इसी पे रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो खड़ा है उसको लगेगा ये रे पीछे से आ रही है, तो मैं इसको यहाँ तक, ये डिस्टेंस जितना बड़ा है उतना ही बड़ा डिस्टेंस ये लिया, है ना, जो कि जिसको मैं ए डैश माना। चूँकि ये एक ही रे है, दूसरी रे भी तो चाहिए मुझे, 2 रे मीट करेगी तभी ना इमेज बनेगी। अब ये रे क्या होगी, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, इसको पीछे की ओर जब प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आके मीट कर रही है, मतलब ए पॉइंट पे इमेज, मतलब ए पॉइंट का ए डैश पे इमेज बन गई, मतलब यहाँ पे इमेज बन के तैयार है इसका, ए का ए डैश। बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से वो इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो खड़ा है उसको लगेगा रे पीछे से आ रही है, इसलिए मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाया, थोड़ा मिरर को और बड़ा कर लेते हैं, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से एक रे और लिया, ठीक है। अब देखो ये रे फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो खड़ा है उसको लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से। इसको मैं यहाँ पे बढ़ाया, अच्छा ये रे आगे चली गई, ओके, तो इसको थोड़ा और आगे इधर बढ़ाइए और इसको मीट कराइए। देखिए इमेज यहाँ पे बन के तैयार है। अच्छा ये ऐसे है तो ये ऐसे इमेज बन गए, समझ गए क्या, इस तरह टेढ़ा है ना, ये डिस्टेंस जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ही डिस्टेंस ये होगा ना जी, ये जितना बड़ा डिस्टेंस है उतना ही बड़ा ये होगा। तो इमेज यहाँ से बन के तैयार है, ठीक है। बाकी सब कुछ तो वही है, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से आगे रखा है, बिहाइंड द मिरर बनेगी और लेटरल इन्वर्टेड बनेगी, है ना। तो बार बार वो नहीं लिखना है, तो इसको नोट करिएगा, ठीक। अच्छा चलिए, अब हम आपको एक क्लॉक प्रॉब्लम कराते हैं। क्लॉक,
क्लॉक प्रॉब्लम। चलिए क्लॉक प्रॉब्लम हम पहला लेते हैं कि एक मिरर, यहाँ पे एक क्लॉक लिया, ठीक है, जिस क्लॉक में भी मान लिया कि 3 बज रही है ना, ये आवर की सुई है और ये मिनट की है। तो बताइए मुझे मिरर के इस तरफ यानी मिरर में कितने बजेंगे बताइए, बनाइए। देखिए हम बनाते हैं इसको, ये जिस तरह कट के है ना, ये ओ पॉइंट है, इसका इमेज तो यही बनने वाला है ना जी, ओ का ओ पे बना। देखो ये यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस यानी ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। और ये पॉइंट ओ तो है ही, फिर ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे बन के तैयार है। तो इस तरह करके बनने वाले हैं, समझ गए। यानी क्लॉक में यहाँ पे यदि 3 ओ क्लॉक है, तो यहाँ पे कितना बज रहा है, 9 ओ क्लॉक। कितना बज रहा है, 9 ओ क्लॉक बज रहा है। चलिए अच्छा, इसका एक दूसरा है मेथड बनाने का, ट्रिक देखिए। आपको अगर ये तो सीधा सीधा दिया है तो आप बना लेंगे, लेकिन थोड़ा टेढ़ा दे देगा तो क्या करिएगा। जैसे मैं मान लिया यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, एक मिरर यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे एक क्लॉक दे दिया। बोलेगा क्या, इसमें जो है कितना बज रहा है, इसमें बोलेगा कि चलो ठीक है 3:15 हो रहा है। बताइए यहाँ पे कितना बजने वाला है, मिरर में कितना बजेगा। तो आप इसमें थोड़ा कितना ड्रॉ करते रहेंगे मिनट सेकेंड, तो हम लफड़ा में पड़ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, एक ट्रिक है ना, ये ट्रिक ये है कि आप क्या करो, यहाँ पे जो कुछ भी बज रहा है उसको 12 ओ क्लॉक में घटा दो। 12 ओ क्लॉक जो होता है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मिनट में और सेकंड में लिखना है। देखो अगर मैं 12 बजे को मतलब 12 ओ क्लॉक को 11 ओ क्लॉक लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 59 मिनट और यहाँ पे 60 सेकेंड। देखो ये 1 मिनट हुआ, 1 मिनट को इसमें जोड़ा तो ये 60 मिनट, फिर इसमें जोड़ा तो हो गया 12 ओ क्लॉक, ठीक है। इसमें क्या करना है मुझे, यानी कि 12 ओ क्लॉक में इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 15 मिनट है, मिनट के सामने, सेकेंड है तो सेकेंड के सामने। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 में 15 जाएगा, कितना होगा 45, है ना। और फिर 59 में 15 जाएगा तो कितना होगा, 9 में 5 जाएगा तो 4, और फिर यहाँ पे 5 में यहाँ पे 4, ठीक है। और 11 में 3 जाएगा, कितना होगा 8, यानी कि 8:44 हो रहा है। कितना हो रहा है जी, 8:44 एंड 45 सेकेंड हो रहा है। क्या मैं गलत तो नहीं घटाया ना, नहीं सही है। चलिए ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हो गई है ना। मिरर में कितना बज रहा है, 8:44 यहाँ भी आप निकाल सकते हो। यहाँ भी कैसे निकालिएगा, देखिए 12 हो रहा है ना, तो 12 को कैसे लिखेंगे हम, 11:59 60 सेकेंड, है ना। अब इसमें घटाइए कितना, 3 बजे को, तो यहाँ तो 0 मिनट 0 सेकेंड है ना। तो अब क्या करिएगा, ये तो 60 ही हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो 59 ही हो जाएगा, और 3 में 11 जाएगा, कितना होगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8:59 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट इसमें जोड़ेंगे, 1 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो 60 मिनट हो जाएंगे, और इसमें 60 मिनट जोड़ेंगे तो 9 बज जाएगा, यानी 9 बज के तैयार है यहाँ पे। तो यहाँ से ये चीज़ें होती है, समझ गए क्या। तो क्लॉक प्रॉब्लम में आप हमेशा यही करिएगा, याद रखिएगा, जब भी कुछ इधर बजेगा क्या करिएगा, 12 ओ क्लॉक में घटाइएगा। तो कैसे घटाएंगे, 12 ओ क्लॉक को हम क्या करेंगे, मिनट सेकेंड आवर तीनों में लिखेंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ 11 लिखा, और फिर एक घंटे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 59 मिनट लिखेंगे, और फिर 1 मिनट बचेगा तो उसको सेकेंड में लिखेंगे। बाकी घटाने के लिए तो आपको आता ही है, तो मेरा काम यहाँ से बन गया। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।
मैं आपको इमेज फॉर्मेशन में 2-3 सवाल और लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।